बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स कि फैटी एसिड्स जो है उनकी ब्रेकडाउन और उनके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो फैट्स जो हैं रिज़र्व फूड मटेरियल के तौर पर एक्ट करते हैं प्लांट्स में भी और इन सम प्लांट्स और एनिमल्स में भी, और ये ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होके प्रोड्यूस करते हैं एसिटाइल को ए, और वो एसिटाइल को ए फिर माइटोकॉन्ड्रिया में यूटिलाइज होता है ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी NADH और FADH2 की सूरत में, और ATP प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ जैसे हमने रिप्रेजेंट किया कि ये ब्लू में हमारे फैटी एसिड मॉलिक्यूल हैं दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट वन इनकी एक्टिवेशन होती है और एक्टिवेशन के बाद ये स्पेशल ट्रांसपोर्टर के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियन में एंटर होते हैं। तो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें एक एंड पर तो प्रेजेंट है जैसा कि कार्बोक्सिलिक एंड हेयर इज़ द कार्बोक्सिलिक कार्बन। कार्बोक्सिलिक कार्बन से अगला जो कि पहला कार्बन है दैट इज़ कॉल्ड एज द अल्फ़ा कार्बन, और उससे अगला कहलाता है बीटा कार्बन। तो बीटा ऑक्सीडेशन हम इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि फर्दर प्रोसेस के दौरान में अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है यहाँ पर क्लीवेज हो जाती है। तो एक दो कार्बन का ये जो कंपाउंड है ये इससे सेपरेट आउट हो जाता है। तो एक दफ़ा साइकिल रन करेगा तो दो कार्बन का एक मॉलिक्यूल अलहदा हो जाएगा, अगली दफ़ा दो कार्बन का और इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल को ए। तो अगर 16 कार्बन का पामेटिक एसिड है तो 7 दफ़ा ऐसे ही साइकिल रन करेगा तो हमें 8 मॉलिक्यूल जो हैं वो एसिटाइल को ए के जनरेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है इसका एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हमारे फैटी एसिड्स हैं इनके साथ अटैच होता है कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इट इज़ द, तो ये जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है कि इसमें ATP मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज होता है और वो को-ए को अटैच करवाता है इस कार्बोक्सिलिक कार्बन के साथ और हमारे फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है फैटी असाइल को-ए में। तो हमने याद रखना है कि यहाँ पहले स्टेप में एक ATP का मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैटी असाइल को-ए। अब ये जो फैटी असाइल को-ए है ये मूव करते हैं थ्रू स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियन, और वो जो स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियन की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस फैटी एसिड्स के साइटोप्लाज्म से उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएं, वो ये हमने ब्लू में रिप्रेजेंट किया है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेज। इस ट्रांसलोकेज का काम है कि बोथ वे में ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में ले आता है किन्हें, फैटी असाइल को-ए को। लेकिन ये फैटी असाइल को-ए को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। तो जब एक दफ़ा ये एक्टिवेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैटी असाइल को-ए तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रेजेंट हैं एक और स्पेशल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इस स्पेशल कॉम्प्लेक्स जिसे हमने यहाँ पर ग्रीन में रिप्रेजेंट किया, इस स्पेशल कॉम्प्लेक्स का नाम है कार्निटीन असाइल ट्रांसपोर्टर या कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज। ये कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज जो है ये हमारे इस फैटी असाइल को-ए में से को-ए को अलहदा करता है और उसकी जगह पर अटैच करवा देता है कार्निटीन। तो अब ये जो फैटी असाइल को-ए था दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फैटी असाइल कार्निटीन में कन्वर्ट हो गया। फैटी असाइल कार्निटीन की सूरत में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इस ट्रांसलोकेज के ज़रिए से इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम इसे एक्सप्लेन करते हैं इस डायग्राम से कि ये जो हमने ब्लू और ये वाली और ये जो ऑरेंज सी लाइन लगाई हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर और आउटर मेम्ब्रेन है। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहाँ जब हम देखते हैं तो प्रेजेंट है ये कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 1 जो कि आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। और इसका काम क्या है, ये कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज जो है कोएंजाइम ए को अलहदा करता है हमारे फैटी असाइल से और उसकी जगह पर अटैच करवाता है कार्निटीन। और जब एक दफ़ा कार्निटीन अटैच हो जाता है तो फैटी एसिड्स जो हैं वो आउटसाइड साइटोप्लाज्म से इनसाइड आ जाते हैं इस ट्रांसलोकेज के ज़रिए से इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।
अब ये वापस भी जा सकते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए हमारा माइटोकॉन्ड्रियन क्या करता है, उसके पास एक और कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज प्रेजेंट है जो कि इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। ये जो कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 2 है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन, ये इस कार्निटीन फैटी असाइल कार्निटीन से कार्निटीन को करता है अलहदा और उसके साथ अटैच करवा देता है CoASH। तो CoASH अटैच करवाने के बाद दोबारा से फॉर्म हो जाता है इनसाइड द मैट्रिक्स फैटी असाइल CoA। तो ये जो फैटी असाइल CoA है, नेक्स्ट वन इसकी ऑक्सीडेशन होती है जिसके नतीजे में इससे बनता है फिर एसिटाइल CoA। तो इतना ये तो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज़्म कि किस तरह से फैटी एसिड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रियन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जिसमें हेल्प करते हैं कार्निटीन असाइल कॉम्प्लेक्स 1 जो कार्निटीन अटैच करवाता है और ट्रांसलोकेज के ज़रिए से ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं और फिर कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 2 जो है वो इस कार्निटीन को अलहदा करके उसकी जगह पर अटैच करवाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। तो अब हमारे पास फॉर्म हो गया इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियन ये मॉलिक्यूल जिसका नाम है, ये फैटी असाइल CoA होता है ऑक्सीडाइज और इसको ऑक्सीडाइज करता है इसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या हुआ कि अल्फ़ा कार्बन से एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन दोनों रिमूव हुए, वो FAD के साथ मिले और FAD प्लस जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू FADH2। तो जब एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो दोनों कार्बन्स के दरमियान में अनसैचुरेशन आ जाती है या डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ इस डबल बॉन्ड के अराउंड जब हम देखते हैं ये कार्बन बीटा कार्बन, उस पर हाइड्रोजन हमने अपर साइड पर रिप्रेजेंट किया है, जबकि जो अल्फ़ा कार्बन है वहाँ पर हाइड्रोजन हमने लोअर साइड पर रिप्रेजेंट किया। तो एक डबल बॉन्ड के अराउंड ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, चूँकि वो एक दूसरे के उलट है, इसी वजह से इसे हम कहते हैं ट्रांस। चूँकि कार्बन और दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन या आप कह लो अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान में बना है ये बॉन्ड, तो इसे कहते हैं डेल्टा 2 इनोनाइल CoA बन गया है। तो बनने वाला मॉलिक्यूल जो है वो कहलाता है ट्रांस डेल्टा 2 इनोनाइल CoA। ये जो ट्रांस डेल्टा 2 इनोनाइल CoA है इसमें इसकी होती है हाइड्रेशन, वाटर ऐड हो जाता है इसमें, और एडिशन ऑफ वाटर जो है ज़ाहिर है वो होगी उन कार्बन्स पर जो कि हैं डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के ज़रिए से जुड़े हुए, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाता है या हाइड्रोजन जो है वो आके अटैच हो जाता है उस कार्बन पर जिसका नाम है अल्फ़ा कार्बन, और बीटा कार्बन पर मिल जाता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप जब भी वाटर जो है उसकी एडिशन होती है उसमें। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA बन जाता है। बीटा हमने इस वजह से कहा कि बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है इनोइल CoA हाइड्रोटेज एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप में फिर होती है इसकी ऑक्सीडेशन, और अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज़ द NAD। तो NAD जो है वो खुद तो कन्वर्ट होता है NADH में और दो हाइड्रोजन यहाँ से वो करता है रिमूव। और कौन कौन से हाइड्रोजन वो रिमूव करता है? ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं रिमूव होते हैं बीटा कार्बन से, कि एक ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आप देखो तो रिमूव हो गया और बीटा कार्बन से ही दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी रिमूव हो जाता है, जिससे फिर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में ये एक डबल बॉन्ड बन गया। तो एक अल्कोहल जो है वो असल में ट्रांसफॉर्म हो गया है कीटोन ग्रुप में। इसे हम कीटोन इस वजह से कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो R ग्रुप था उसको उसमें से दो कार्बन और रिप्रेजेंट कर लिए ताकि हम इसे फर्दर एक्सप्लेन कर सकें। तो ये हमारा अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन इस साइड से भी कार्बन इस साइड से भी कार्बन के साथ जब अटैच है तो ये कहलाता है कीटोन ग्रुप। तो बनने वाला मॉलिक्यूल कहलाता है बीटा कीटो असाइल CoA। और जो दो आप हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं उन्हें रिमूव किया NAD ने और वो खुद कन्वर्ट हो गया NADH में। और इसके लिए जो एंजाइम रोल प्ले कर रहा था दैट इज़ द बीटा कीटो असाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। ये जो बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम A है इसकी होती है क्लीवेज, जिसका नाम है बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम A। ये बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम
ए जो है, यहाँ ये दोनों कार्बन अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान में से बॉन्ड हो जाता है क्लीव, और इस क्लीवेज में रोल प्ले कर रहा है एंजाइम थायोलेज। अब थायोलेज जो है वो दो काम करता है, एक तो उसने बॉन्ड ब्रेकेज कर दिया एक अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान में, और ये एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है उसे कर दिया है सेपरेट, और ये जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है दैट इज़ कॉल्ड एज एसिटाइल CoA, और ये एसिटाइल CoA फिर एंटर होता है इनटू द क्रेब्स साइकिल इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और दूसरा काम ये करता है कि जो बाकी बचा पड़ा हमारा 14 कार्बन का कंपाउंड है, टोटल पामिटिक एसिड हमने लिया था उसमें 16 कार्बन प्रेजेंट थे, तो 2 कार्बन तो ये वाले जो हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल CoA रिमूव हो गए, तो बाकी ये बच गए इसमें 14 कार्बन। तो इस ये जो पहले बीटा या कीटोनिक कार्बन था इसके साथ इसने कोएंजाइम ए भी ऐड करवाया और उसे कन्वर्ट कर दिया है अगेन फैटी एसाइल CoA में। तो ये जो फैटी एसाइल CoA 14 कार्बन कंटेनिंग अगेन इसी साइकिल में से गुजरेगा, पहले उसकी रिडक्शन होगी, पहले उसकी ऑक्सीडेशन होगी जिसके नतीजे में ये ट्रांस डेल्टा 2 इनोलाइल CoA बनेगा, फिर इसकी हाइड्रेशन होगी और उसी तरह से फिर इसकी ऑक्सीडेशन और क्लीवेज जिसके नतीजे में एक और एसिटाइल CoA बनेगा, 2 कार्बन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो पूरा हमारा केमिकल कंपाउंड एक पामिटिक एसिड था, जब इसी तरह से 7 साइकिल्स में से गुजरेगा तो हमारे पास 8 मॉलिक्यूल जो हैं वो एसिटाइल CoA के फॉर्म हो जाएंगे, जो फिर क्रेब्स साइकिल में मज़ीद ऑक्सीडाइज होते रहते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी बैलेंस अगर हम देखें तो एक्टिवेशन के लिए एक ATP जो है वो यूज़ होता है हमारे फर्स्ट स्टेप में, जिसमें साइटोप्लाज्म में जो हमारे फैटी एसिड्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसाइल CoA में विद द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ATP मॉलिक्यूल, जबकि इसके नतीजे में हमें प्रोड्यूस हो रहे हैं जो चीज़ें वो हैं, एक तो ये इस स्टेप में प्रोड्यूस होने वाले FADH हैं, FADH2 और NADH2। तो एक साइकिल में हमें एक NADH और एक FADH2 जो है वो हासिल होता है, और 16 कार्बन का जो पामिटेट है जब उसकी ब्रेकडाउन होगी तो उसके नतीजे में हमें 8 एसिटाइल CoA मिलेंगे, 7 NADH मिलेंगे और 7 FADH2 मिलेंगे। हम जानते हैं एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है, तो हमें 21 ATP प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह से एक FADH2 रफली 2 ATP के बराबर होता है, तो 7 हमें मिल रहे थे, तो टोटल हमें 14 ATP जनरेट हो जाएंगे। और हमें ये 8 एसिटाइल CoA भी मिले हैं, तो एसिटाइल CoA चूँकि चले जाएंगे क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में जब ये एंटर होते हैं तो हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं मज़ीद NADH और FADH और ATP। तो NADH जो ये प्रोड्यूस करते हैं एक साइकिल में वो प्रोड्यूस होते हैं, और FADH जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल हमें चूँकि एसिटाइल CoA मिलते हैं 8, तो 3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, टोटल NADH हमें मिल गए 24। इसी तरह से FADH हमें मिल जाएंगे 8 और 80 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, जब भी 8 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। और जब हम इन 24 NADH के ATP बनाएंगे तो 72 ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो जनरेट होते हैं NADH से, और 16 जो हैं वो जनरेट होंगे FADH से। तो टोटल अगर बजट हम निकालें 72 + 16 + 8 + 21 और + 14, तो टोटल हमें 131 ATP मिलते हैं जब एक पामिटेट नामी फैटी एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो और इसमें से एक ATP हमने निकाल लिया जो एक्टिवेशन में यूज़ होता है, तो बैलेंस में हमें मिल जाएंगे 130 ATP मॉलिक्यूल्स। तो ये था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ इवन चेन फैटी एसिड्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड्स।